हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी चैप्टर वाइज सब्जेक्ट हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कठिन शब्दार्थ और पाठ का सार भी। तो इससे पहले अगर आपने चैप्टर फर्स्ट सेकंड नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई भी वीडियो आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। आपको यकीन मानिए हमारे वीडियोस देखने के बाद में कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आएंगे इन पाठ की भावार्थ भी, सार भी और जो कठिन शब्दार्थ रहते हैं वो भी लेकर आएंगे, और अतिरिक्त जो क्वेश्चन बनते हैं आपके इन पाठ से रिलेट वो भी लेकर आएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बता रही हूँ। अगर आपको उन सभी पार्ट के भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमें, हम अपनी राय दे सकते हैं कि हम और भी इसी तरह के चैप्टर्स में क्या क्या बना सकते हैं। तो हम जरूर से लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर चैप्टर थर्ड सवैया और कवित, जो कि है कक्षा 10 की सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कवि के बारे में भी पता होना चाहिए। जो भी लेखक हैं उस पाठ से रिलेट उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सवैया और कवित के लेखक हैं, कवि हैं देव द्वारा रचित है ये सवैया कवि। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले कवि देव के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु इन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणगाही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं देव। अलंकारिता और श्रृंगारिता काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। इनकी मृत्यु 1767 में हुई थी। प्रमुख कार्य इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, जैसे रस विलास है, भाव विलास है, काव्य रसायन है और भवानी विलास है। कठिन शब्दों को हम संग की संग देखते जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सवैया और कवित जो भाषा है इनकी क्या है। कवि देव ने अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया है। देव की कविताओं में माधुर्य गुण प्रधान है। देव ने कवित और सवैया छंद है, ये एक तरह से छंद का प्रयोग किया है। कवि की कविता की मधुर भाषा ब्रिज भाषा में है। ठीक है, तो ये छंद हैं एक तरह से जो आपको इस पाठ में देखने को मिलेंगे, और बहुत ही सुंदरता से इनका प्रयोग इन्होंने यहाँ पर किया है। जो कवित कविता है उनका संदेश है श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी विशेषता बताई गई है। कृष्ण संसार रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के समान प्रकाशमान है, अतः कृष्ण समस्त संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये एक कविता का संदेश है। और इसी तरह से सवैया भी एक छंद है। यह 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है। वार्णिक व्रतों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है, जिसमें 22 से 26 अक्षर के चरण वाली जाति छंद अगर आते हैं सामूहिक रूप से तो उन्हें क्या कहा जाता है, इकट्ठे रूप में सवैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि सवैया किस प्रकार का छंद है। इस प्रकार सामान्य जाति वृत्तों से बड़े और वर्णिक दंड में छोटे छंद को सवैया समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने चाहा था कि आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, तो मैंने थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कवित क्या है और क्या और सवैया जो है वो क्या है। ठीक है, दोनों ही एक तरह से छंद के रूप हैं। ठीक है, सवैया छंद का दूसरा नाम संवर्णवंत और वार्णिक छंद भी होता है। ठीक है, तो ये भी था। और कविता का मुख्य उद्देश्य जो है इस कविता का वो है उसमें निहित रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति। आपको सौंदर्य की अनुभूति होगी, रसान की अनुभूति होगी यहाँ पर इस कविता को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो कविता का मुख्य विषय भी समझ लेते हैं कि इसमें संदेश है जिसे लेखक उस अंश के माध्यम से संप्रेषित करना चाहता है। ठीक है, और कविता का जो उद्देश्य है ना उसमें निहित रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति को कराना होता है। कविता हृदय की वस्तु और अनुभूति की अभिव्यक्ति है। सौंदर्यानुभूति करने के लिए आवश्यक है विद्यार्थी पहले कविता का अर्थ समझे और तत्पश्चात काव्य द्वारा परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये
थोड़े थोड़े से जो मेरे को लगा था कि आपको पता होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, कवितिक वार्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-15 के विराम से 31-33 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये कवित के बारे में है और एक सवैया के बारे में, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। सवैया में होते हैं 22 से 26 अक्षर के चरण और कवित में होते हैं 16-15 के विराम से 31-33 वर्ण। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों की। तो यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है, उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। ब्रज दुल्हा प्रकट किया है कवि ने, क्यों, किसको कहा है और क्या कहा गया है, संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है उनको। तो कवि देव ने श्री ब्रज दुल्हा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए, ब्रज का दूल्हा, ठीक है, जो कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति से सारे ब्रज प्रदेश में आनंद और उल्लास का प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण इन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, देखिए, कटी, किंकिनी, के वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सांवरे, अंग, लसे, पट, पीत, पै वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति है। हिये, हुलसे, बनमाल, सुहाई में है वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार है हंसी, मुखचंद, जुन्हाई, मुखचंद में मुख रूपी चांद। ठीक है, जग, मंदिर, दीपक, संसार रूपी मंदिर के दीपक में रूपक अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। मुखचंद यानी मुख रूपी चंद्रमा। ठीक है, कटी का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर कटी का होता है कमर। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनकी भी हम अर्थ देख लेते हैं। जैसे हुल से आया है, यहाँ पर हुल से का अर्थ होता है प्रसन्नता से विभोर। किरीट का अर्थ होता है किरीट का मुकुट, मुखचंद, मुखरूपी चंद्रमा। इसी तरह से लसे, लसे का प्रयोग होता, लसे का यहाँ पर आया है, देखिए, सांवले, अंग, लसे, पट, पीत। तो पट का अर्थ होता है वस्त्र, पीत होता है पीला, हुलसे जो लटे है उसका अर्थ होता है लसे, सुशोभित। अंग यानी शरीर, सांवरे यानी सांवला। ठीक है, कटी का अर्थ देख ही लिया है हमने, कमल। किंकिनी का अर्थ होता है करधनी, पैरों में जो पहनने वाला आभूषण होता है उसे बोलते हैं किंकिनी। ये हुलसे, बनमाल, सुहाई, ये यानी हृदय पर, हुलसे प्रसन्नता से विभोर। इसी तरह से हंसी, मुखचंद, जुन्हाई, जुन्हाई अर्थात चांदनी होता है, मुखचंद का अर्थ होता है मुखरूपी चंद्रमा। इसी तरह से जग, मंदिर, दीपक आया है, तो जग का अर्थ होता है संसार। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट शब्द थे जिनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह से हमने अर्थों के भी देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 3। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी, नुपुर, मंजू, बज, कटी, किंकणी, के ध्वनि की मधुराई, सांवरे, अंग, लसे, पटपीत, हिये, हुलसे, बनमाल, सुहाई। भाव सौंदर्य है यहाँ पर, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, जिसका अर्थ हमने देखा था। किंकणी यानी पैरों में जो पहनने वाला आभूषण होता है, करधनी बोलते हैं। ठीक है, और नुपुर का अर्थ होता है पायल, पायनी अर्थात पैरों में। मंजू, मंजू का अर्थ होता है सुंदर। कटी, जिसका अर्थ होता है कमर। किंकणी अपन ने देख ही लिया है। ध्वनि का अर्थ होता है ध्वनि। मधुराई का अर्थ होता है सुंदरता। सांवरे, अंग, लसे, पटपीत, सांवरे सांवले, अंग शरीर, लसे सुशोभित, हमने पहले भी देख लिया है इसका अर्थ। पट वस्त्र, पीत पीला। ये हुलसे, बनमाल, सुहाई, ये हृदय पर, प्रसन्नता से विभोर। ठीक है, तो इस तरह से ये अर्थ आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं कि उनके सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं, गले में बनमाल शोभायमान हो रही है। कृष्ण का ये रूप अत्यंत मोहक है। यहाँ पायनी, नुपुर, मंजू, बसे में अनुप्रासिकता है, यानी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर पे का भी यूज हुआ है।
इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। कटी किंकणी के धुनि में पट पीत व कै व पय की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास की छटा निराली बन पड़ी है। ब्रज भाषा का माधुर्य, श्रृंगार, रास और प्रसाद गुण की छटा दर्शनीय है। सुगे सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। वसंत के परंपरा वर्णन को प्रमोदीपन के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे नायक नायिका का परस्पर मिलना, झूले झूलना, रूठना मनाना आदि। परंतु इस कवित में ऋतुराज वसंत को कामदेव के नन्हे बालक के रूप में दिखाया गया है। इस नन्हे से शिशु को पालने में, झुलाने में, बतियाने, फूलों का झिंगुला पहनाने, नजर उतारने, जगाने आदि का काम प्रकृति के विभिन्न उत्पादनों द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। इसलिए यह वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से भिन्न है। क्वेश्चन फिफ्थ है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो चटकारी होता है उसका अर्थ होता है चुटकी। ठीक है, चुटकी अर्थ होता है इसका। और अब इसका अर्थ देखेंगे हम। इस पंक्ति का भाव है, नित्य प्रातःकाल गुलाब का फूल चटक कर खिलता है, उसका चटकना चुटकी बजाने जैसा। यहाँ पर ये भाव दिया गया है, अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार माँ चुटकी बजाकर अपने लाडले को जगाती है, उसी प्रकार गुलाब प्रतिदिन प्रातःकाल चुटकी बजाकर वसंत रूपी नन्हे बालक को जगाता हुआ मालूम पड़ता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। कवि देव की कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यह स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में लगती है, यह दही के उमड़ते समुद्र के रूप में दिखाई देती है, यह दूध के झाग से बने फर्श के रूप में दिखाई देती है, यह स्वच्छ शुभ्र दर्पण के रूप में दिखाई देती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो यहाँ पर इसमें कवि ने राधा की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपरा बताई है। अपरंपरा यानी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बखान किया है राधा की सुंदरता को, जिसके कारण उसके सामने चंद्रमा भी तुच्छ यानी बहुत ही छोटा लगता है, जैसे वह उसकी परछाई हो। अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक क्योंकि इसमें उपमान चंद्रमा के उपमेय राधा के मुख से कम सुंदर और हीच दिखाया गया, अर्थात हीच नीचे दिखाया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो चांदनी रात को कवि ने वर्णन किया है उपमानों का यूज करते हुए, जैसे स्फटिक शिला, उददी दधी, उददी यानी समुद्र, स्फटिक शिला, स्फटिक प्राकृतिक क्रिस्टल के समान बताया है। शिला, ठीक है, शिला पर उददी समुद्र होता है। आरसी बताया, आरसी के समान है ना। चंद्रमा, सुधा का मंदिर, दूध के झाग से बना फर्श, अलंकारों का प्रयोग किया है उन्होंने उपमान अलंकार का। मल्लिका का मकरंद, मकरंद यानी फूलों का रस, मल्लिका अर्थात बेल की जाति का एक सफेद फूल होता है। आरसी का अर्थ होता है आईना। ठीक है, तो इस तरह से उपमानों का प्रयोग किया है चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए कवि ने। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो रीतिकालीन कवि देव मुख्य रूप से दरबारी कवि थे। उन्हें आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना ही उनकी कविता का मुख्य उद्देश्य था। यही उनका कवि प्रेम कर्म भी यही था। इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में वैभव, विलास और सौंदर्य के चित्र खींचे हैं। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताओं को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। रीतिकालीन कवियों की भांति देव रचित काव्य में कल्पना शक्ति की मनोरम झांकियां देखने को मिलती हैं। वृक्षों का पालना, पत्तों का बिछोना, फूलों का झबला, हवा द्वारा पालने को हिलाना, चांदनी रात को आकाश में बना सुधा मंदिर, दही का समुद्र, दूध का झाग जैसा आंगन का फर्श, आरसी से अंबर आदि की उनकी उर्वर कल्पना शक्ति के ही परिचायक हैं।
पठितांश में सवैया और कवि छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरस, मधुर, कोमल और संगीतात्मकता से पूरी भाषा है। पठितांश पठित जो अंश है में अनुप्रास, रूपक, उपमा, व्यतिरेक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। देवरूप वर्णन में जहाँ अनोखे हैं वहीं वे प्रकृति चित्रण में सिद्धहस्त हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी विशेषताएं हैं यहाँ पर। अब देखेंगे रचना अभिव्यक्ति में प्रश्न संख्या 10। आप अपने घर की छत से पूर्णिमा का रात देखिए और उनके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। आपने पूर्णिमा का चांद तो देखा ही होगा, गोल मटोल होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो उन्होंने जो आप देख रहे हैं चंद्रमा को पूर्णिमा की रात में, तो उसका जो सौंदर्य है ना, वो अपने पेन से आपको लिखना है कि किस किस शब्द में आप बयान कर सकते हैं। तो जैसे आज पूर्णिमा की रात है, घर की छत पर चढ़कर इसकी अप्रतिम मनमोहक सौंदर्य का अवलोकन कर रहा हूँ। धरती से लेकर आकाश तक स्वच्छ शीतल चांदनी बिछी हुई है। सारा वातावरण शांत है। पवन मंद गति से धीरे धीरे चल रहा है। वृक्षों की चोटियां मानो अपनी मंद मुस्कान से स्वच्छ चांदनी रात का स्वागत कर रही है। अगला है पाठ्येतर सक्रियता में क्वेश्चन। भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, वे कौन कौन सी बताना है। तो भारतीय ऋतु चक्र में मानी जाने वाली 6 ऋतुएं हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतुओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है, आंसर देना है। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए सरकार को ही नहीं बल्कि हर नागरिक को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्तिगत दायित्व समझकर निभानी होगी। इसके लिए सर्वप्रथम उसे पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसके साथ ही जिन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि हो रही है उनके प्रति जनमानस को जागरूक कर उसका समा बढ़ाने का सफल प्रयास करा जाना चाहिए। इन्हीं सब कार्यों के निर्वहन में मेरी अहम भूमिका हो सकती है। इन सब कारणों आप भी अपने आसपास पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अपने अगर घर के सामने आपने पक्की दीवार कर दी है, नीचे ज़मीन पक्की कर दी है ना, तो उसमें आप खोद करके अपने जो पेड़ पौधे हैं वो लगा सकते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे अगर हर घर के सामने 4-5 पेड़ पौधे भी रहेंगे ना, तो बहुत जगह पेड़ पौधे हो जाएंगे और इससे आपको शुद्ध हवा भी मिलेगी और पर्यावरण प्रदूषण में आप कमी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी सहयोग कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए। तो इस तरह से डन होता है इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं अपने सुझाव कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह की वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आप पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई और भी सब्जेक्ट से रिलेट आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और भी हम चैप्टर्स लाएंगे, आपके सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर देखेंगे और भी जो विषय हैं उनसे रिलेटेड भी हम चैप्टर्स लाएंगे जल्द ही। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।